आज का टॉपिक है हमारा नए साझेदार का प्रवेश। अब आपके मन में विचार उत्पन्न होता है कि नए साझेदार को प्रवेश क्यों दिया जाता है। बिल्कुल सही, यहाँ से एक क्वेश्चन भी बनता है और बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है। नए साझेदार को प्रवेश क्यों दिया जाता है, इस पर हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जो नए साझेदार को प्रवेश देने का है वह भारतीय साझेदारी अधिनियम जो है हमारा 1932 अधिनियम 1932 की धारा 31 में नए साझेदार को प्रवेश देने का नियम है। और जब विद्यमान जो फर्म चल रही है हमारी उसमें नए साझेदार का प्रवेश सभी साझेदारों की सहमति से ही दिया जा सकता है। क्यों दिया जाता है, तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे आपका क्वेश्चन बिल्कुल है कि क्यों दिया जाता है। यहाँ पर देखिए, पहला पूंजी की आवश्यकता होने के कारण, पूंजी की आवश्यकता होने के कारण। अब आप सोचते हैं कि पूंजी की आवश्यकता होने के कारण कैसे दिया जाता है। जो साझेदार थे हमारे पास, जो दो साझेदार थे, उन्होंने अपना पूरा धन लगा चुके हैं, जितनी पूंजी है वो लगा चुके हैं और वो अपना व्यापार का विस्तार करना चाहते हैं और बढ़ाने के लिए अधिक पूंजी की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि हमारा व्यापार और आगे बढ़ते जाएगा। तब नए साझेदार को हम इस व्यापार में व्यापार में ले लेते हैं या प्रवेश दे दिया जाता है। दूसरी बात यहाँ पे आती है योग्यता या कुशलता के कारण। जो योग्यता है या हमारी कुशलता है, कुशलता होने के कारण भी हम उसे व्यापार में प्रवेश दे देते हैं, योग्यता कुशलता होने के कारण। अब आपके पास ऐसा कोई व्यक्ति है जिसमें एक विशेष प्रकार की योग्यता है या कुशलता है, भले वह साझेदार के पास पूंजी नहीं है लेकिन वह कार्य उसी स्पेशल व्यक्ति को ही आता है, तो हम ऐसे व्यक्ति को हमारी साझेदारी में उसे साझेदार बना लेंगे और उसे साथ में लेकर काम करेंगे, जिससे हमें किसी व्यक्ति को कर्मचारी रखने की आवश्यकता नहीं होगी। इससे नए साझेदार के प्रवेश देने की हमें आवश्यकता पड़ेगी। पहला तो पूंजी की आवश्यकता होने के कारण, दूसरा हम योग्यता या कुशलता होने के कारण, क्योंकि उसी व्यक्ति में ऐसी योग्यता या कुशलता है। और भी तीसरी बात हो सकती है विदेश में कारोबार। अब आपका कारोबार जो है विदेश में है और विदेश में कारोबार होने के कारण वहाँ पर आप कैसे जाके काम करेंगे। विदेश में कारोबार होने के कारण तो वहाँ पे जो भी व्यक्ति है उस व्यक्ति को हम साझेदार बनाएंगे और उन्हें कहेंगे कि आप वहीं के रहने वाले हैं, आप हमारे साथ काम कीजिए, जो भी फ़ायदा होगा उसे हम मिलकर यहाँ पे बांट लेंगे। जो साझेदारी अधिनियम है उस अधिनियम के अनुसार हम इसे बंटवारा कर लेंगे और विदेश में जो व्यक्ति है उसे ही हम साझेदार बना सकते हैं। इसी प्रकार साझेदार की मृत्यु होने के कारण, अब हम साझेदार जो हैं उनमें से किसी साझेदार की मृत्यु हो गई और हम सिर्फ दो साझेदार थे, अब देखिए यहाँ पर सिर्फ एक साझेदार बचेगा। इस कंडीशन में हम किसी व्यक्ति को नया साझेदार बना लेंगे। यदि वह साझेदार नहीं बनाते हैं तो हमारी साझेदारी अवैध घोषित हो जाएगी, साझेदारी भंग हो जाएगी। इस कारण हम एक व्यक्ति को साझेदार बना सकते हैं। यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु हो गई है, साझेदार की मृत्यु हो गई है, तो किसी भी व्यक्ति को, नए व्यक्ति को हम साझेदार बना के हमारी साझेदारी आगे तक बढ़ा सकते हैं। इस प्रकार साझेदारी में नए साझेदार को प्रवेश दिया जाता है। और भी कारण हो सकते हैं, जैसे प्रतिस्पर्धा जो होती है, यानी कंपटीशन, प्रतिस्पर्धा समाप्त करने के लिए भी हम नए साझेदार को प्रवेश देते हैं। जैसे हमारी फर्म जो वस्तु बनाती है उसी प्रकार की
कोई दूसरी फर्म भी वस्तु बनाती है। अब उस फर्म को यदि हमारी फर्म में हम मिला लेते हैं तो हम दोनों मिलकर एक ही वस्तु बनाएंगे। यह कंपटीशन समाप्त करने के लिए भी हम नए साझेदार को प्रवेश दे सकते हैं, उस फर्म को हमारी फर्म में सम्मिलियन कर सकते हैं। इसी प्रकार यदि हम देखें यहाँ पे कि कोई कर्मचारी है और बहुत अच्छा कार्य कर रहा है और वो कर्मचारी अब हमारी फर्म से जाना चाहता है, तो हम उसे एक प्रलोभन देंगे कि आपको अब कर्मचारी नहीं, हम साझेदार के रूप में यहाँ काम लेंगे, आप साझेदार के रूप में काम कीजिए लेकिन फर्म को पूरा समय दीजिए। तो इस प्रकार उसे प्रलोभन देने के लिए भी हम एक साझेदार के रूप में उसे नया साझेदार हम यहाँ पे बना सकते हैं। इस प्रकार देखिए नए साझेदार को प्रवेश दिया जाता है। अगले वीडियो में हम बताएंगे जब नए साझेदार को प्रवेश दिया जाता है तो कौन कौन सी समस्याएं यहाँ पर उत्पन्न होती है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।